यहाँ पर उस रणनीति को समझना पड़ता है कि जो न्यूज़ आ रही है उसका मकसद क्या है, और फिर जो कंपनी अपना वर्क कर रही है उसका मकसद क्या है। पर उसका भी मुझे नहीं मिला, मेरा ब्लॉक हुआ, पैसा वापस आ गया। कुछ लोग कहते हैं सर कुछ ट्रिक बता दो आईपीओ के बदले, कुछ लोग बता भी रहे हैं ये ट्रिक है वो ट्रिक। भैया किसी की ट्रिक पे काम ना करो, में जानना और कोई उसके बारे में बता रहा हो, किसी के बारे में जानना कोई उसके बारे में बता रहा हो तो आपको उसकी खूबियाँ निगेटिव पता लग रही है। स्टॉक का काम, कंपनी का काम बेकार है तो उसका शेयर प्राइस गिर रहा है तो वो पनप नहीं पाएगा। पर किसी कंपनी के अंदर कोई अलग अलग न्यूज़ आ रही है, इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सर कि ये बाज़ार है, यहाँ पर स्टेटमेंट से ही कुछ चीज़ें अदला बदली हो जाती है। इस चीज़ को आप समझ कर चलना मतलब। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनबीसीसी की नई रणनीति के बारे में, बात करेंगे इरडा के बारे में, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का ज़माना जो है तेज़ी के साथ फल फूल रहा है, ये आप सभी को पता है। जहां पूरा वर्ल्ड जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ दौड़ रहा है, पर वहां पर कुछ ट्रम्प की चीज़ें आई थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है जिससे ग्रीन एनर्जी के ऊपर अच्छे विषय हमारे बनते जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का 5G लॉन्च होने वाली न्यूज़ को किस तरीके से हम देख सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सर कि ये बाज़ार है, यहाँ पर स्टेटमेंट से ही कुछ चीज़ें अदला बदली हो जाती है। इस चीज़ को आप समझ कर चलना मतलब। जहाँ कभी कभी आपको लगेगा कि भैया कोई कंपनी बिल्कुल ही बेकार हो गई, उसी कंपनी के बाद ऐसी रौनक आपको देखने को मिलती है कि फिर वो शेयर आपको ऊपर की तरफ मिलता है। यही बाज़ार है जहाँ पर उस रणनीति को समझना पड़ता है कि जो न्यूज़ आ रही है उसका मकसद क्या है, और फिर जो कंपनी अपना वर्क कर रही है उसका मकसद क्या है। तो सारी रणनीति को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एक उद्देश्य आपके सामने ये भी आ सकता है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हमें भ्रमित करती है या कुछ चीज़ें हमें अच्छा करके जाती है। तो वो दोनों रणनीति को आपको खुद ब खुद समझ कर चलना पड़ेगा। पेटीएम के ऊपर तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कई बार, इसके कारोबार का बंद होना, आरबीआई के थोड़ी सी इसके ऊपर प्रॉब्लम होना जो इन नियमों के अनुसार नहीं था, इसके कारोबार की जो चीज़ें बंद होने की स्थितियां हमें पहले दिख रही थी। बड़े बड़े निवेशक इसके अंदर से निकल कर जा रहे थे। शेयर 310 रुपये के भी लो लगा रहा था, आज शेयर जो है 1000 के आंकड़े को पार कर गया। ये वही शेयर है भैया जहां कंपनी के ऊपर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया को बिल्कुल निगेटिव कर दिया था, क्योंकि बार बार वो न्यूज़ आ रही थी। फिर उसके बाद इसका जो टिकट का कारोबार जोमेटो ने लिया, सारी चीज़ों को झेलता हुआ पेटीएम जो है 1000 के ऊपर खड़ा हो गया। तो ये बाज़ार है, बदलता रहता है, चलता रहता है। बस उसी रणनीति को आपको समझना है, आपको अपनी चीज़ें किस तरीके से अच्छा करनी है। देखो सर, इससे एक सबक लीजिए। अगर कोई स्टॉक का काम, कंपनी का काम बेकार है तो उसका शेयर प्राइस गिर रहा है तो वो पनप नहीं पाएगा। पर किसी कंपनी के अंदर कोई अलग अलग न्यूज़ आ रही है पर उसका काम ऐसा है कि भैया वो नंबर 1 बना हुआ है तो वो उभर जाएगा। सीधी सी बात है, इन चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा, है ना। तो वो रणनीति है भैया, कभी भी कुछ भी चीज़ पलट सकता है। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ मैंने भी अप्लाई किया, मेरा दूसरा आईपीओ था ये। पहला मैंने डॉम्स का किया था, उसका भी मुझे नहीं मिला, जो स्टेशनरी का वर्क करती है कंपनी, उसके बारे में भी मुझे ज़्यादा नॉलेज थी। दूसरा विशाल मेगा मार्ट का भी मैंने करा है पर उसका भी मुझे नहीं मिला, मेरा ब्लॉक हुआ, पैसा वापस आ गया। कुछ लोग कहते हैं सर कुछ ट्रिक बता दो आईपीओ के बदले, कुछ लोग बता भी रहे हैं ये ट्रिक है वो ट्रिक। भैया किसी की ट्रिक पे काम ना करो। जब आप द्वारा जो भी अप्लाई किया जाता है वहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट मिलता है वो मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसमें किस्मत और किसी के भरोसे पर बिल्कुल विश्वास मत करना, चांस की बात होती है ना। तो नहीं मिला तो अब इससे अफसोस तो हम बनाएंगे नहीं। पर कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। भैया हमें खुद नहीं मिलता, और मिल जाएगा तो उसका हम फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसलिए आईपीओ में हम कम ही अप्लाई करते हैं। ये दूसरा आईपीओ था अभी तक का हमारा 3 साल के अंदर, तो ये भी हमें नहीं मिला। और काफ़ी लोगों को तो कहीं अप्लाई करने के बाद भी नहीं मिलते, मिल भी जाते हैं
तो इस रणनीति से दूर जाना है कि भैया हमें क्यों नहीं मिला, नहीं मिला नहीं मिला, यही बात खत्म हो जाएगी हमारी। अच्छा, थोड़ा सा एक बार आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाते हैं। ग्रीन एनर्जी बड़ी ही फल फूल रहा था, बड़ा ही ऊपर की तरफ जा रहा था, जा रहा कि अभी भी जा रहा है। पर डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उसके अगले दिन ही ये ऐलान कर दिया कि वो अक्षय ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा की जो परियोजना है उसको वो बंद कर देंगे। उसकी प्रतिक्रिया ली उन्होंने, मतलब प्रतिज्ञा की कि ये बंद कर देंगे। क्या हुआ ये, जब सुपर पावर वाला देश इस तरीके से जो ग्रीन एनर्जी सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हर देश उसके ऊपर वर्क कर रहा है, भारत के भी लक्ष्य 2030 तक के 500 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी की तरफ है। और फिर ये न्यूज़ अमेरिका की तरफ से आना, क्योंकि देश की कंपनियां अमेरिका की तरफ भी अपनी कुछ चीज़ें ग्रीन एनर्जी में करती होंगी। फिर आपको जब राष्ट्रपति की तरफ से ये न्यूज़ आई, ये स्टेटमेंट आया, तो क्या हुआ, भारतीय बाज़ारों में रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों के अंदर ताबड़तोड़ गिरावट आई थी। क्या आई थी, स्टेटमेंट के द्वारा आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने इससे अपना मन हटाने के उद्देश्य बताए। यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एक स्टेटमेंट से बाजार के अंदर गिरावट है। पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये तो राष्ट्रपति थे, दूसरा अमेरिका के राजदूत जो हैं, एरिक है उनका नाम शायद, उन्होंने ये कह दिया कि भारत जो है अगले 30 वर्षों के अंदर अक्षय ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा के अंदर ऊर्जा के लिए क्रांति वाला देश बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा, ये क्रांति तौर पर, यानी ज़्यादा तौर पर। अब ये स्टेटमेंट आया है अमेरिका के राजदूत के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से तेज हवा के अंदर ताड़ के पेड़ जो हैं तने रहते हैं, खड़े रहते हैं, उस तरीके से ही भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं फल फूलते रहेंगे और भारत और अमेरिका वैश्विक स्तर की तरफ ग्रीन एनर्जी की चीज़ों के लिए वर्क करेगा। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट जो है अमेरिका के राजदूत ने किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि इस तरफ से हम चीज़ें हटा लेंगे। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जब अमेरिका के राजदूत ग्रीन एनर्जी को इतना बेस्ट मान रहे हैं और 30 वर्षों के अंदर भारत को एक महत्वपूर्ण केंद्र मान रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो इससे कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए हमें। और दोनों की दोस्ती फिर इस चीज़ को फल फूल करने के लिए बातें हो रही हैं। ये ही चीज़ आपको बाज़ार के अंदर समझनी है, यही स्टेटमेंट आपको बाज़ार के अंदर समझनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे शब्दों पर ध्यान दिया जाए। भैया ये चीज़ हम खोजेंगे तभी तो हम मजबूत होंगे। अगर ग्रीन एनर्जी की तरफ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी तो उस उद्देश्य से भारत की कंपनियां जो भी ग्रीन एनर्जी की तरफ वर्क कर रही हैं तो वो भी तेज़ी के साथ वर्क करेंगी और कर ही रही हैं। मैं आपको बता दूं, बस शेयर प्राइस की स्थितियां नहीं हमें समझनी है। अच्छा, जिस तरीके से हम कोई कार लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, घर बनाने के लिए लोन लेंगे, अन्य चीज़ों के लिए लोन लेंगे, ये सारी चीज़ें सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और देश के छोटे मोटे एनबीएफसी जो बैंक होते हैं उनसे ही ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर देश आगे की तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगा तो एकमात्र कंपनी जो है ग्रीन एनर्जी पर जो लोन देती है, हरित फाइनेंस वाली कंपनी कौन सी है? इरडा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या करती है? ये नई परियोजना में जो भी ग्रीन एनर्जी की तरफ लगी पड़ी है, चाहे वो सोलर में हो, पवन में हो, अलग अलग नीतियों के साथ हो, उनके उद्देश्य के लिए ये उनको लोन प्रोवाइड कराती है। यानी कि ये एक हरित ऊर्जा की एनबीएफसी कंपनी है जो एकमात्र है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर हम लोन लेके घर बनाएंगे तो बहुत सारे हमारे सामने बैंक है, पर ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर कुछ चीज़ों को अच्छा करना है तो ये इरडा उस चीज़ को लिए करती है। तो उद्देश्य को समझो कि राजदूत अगर कह रहे हैं कि भारत के अंदर एक 30 वर्षों के अंदर एक ग्रीन एनर्जी का हब बनने की स्थितियां हैं, केंद्र बनने की स्थितियां हैं, तो ये एक ऐसी दृष्टि दिखा रहा है कि फिर उसके द्वारा कौन कौन कंपनियां वहाँ वर्क करती हैं। देखो सर, एनटीपीसी अपना ग्रीन एनर्जी का
IPO लाया है। ONGC भी ग्रीन एनर्जी की तरफ वर्क करती है, SJVN भी करती है, NHPC भी करती है, सुजलॉन भी करती है, अडानी ग्रीन भी करती है, अंबानी भी करते हैं, टाटा ग्रुप भी करता है। ये बहुत सारे देश के अंदर हमारी जो कंपनियां हैं ग्रीन एनर्जी के उद्देश्यों के लिए काम कर रही है। और सबका ही चीज़ें जो हैं, एक जो लक्ष्य हमारे देश के अंदर 500 गीगावाट एनर्जी का है और उसके लिए प्रति वर्ष करीब 50 गीगावाट की क्षमता हमें चाहिए, तब जाकर हम 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए हर एक कंपनी उस उद्देश्य के साथ काम करेगी जहां पर देश के अंदर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। 3 सितंबर की एक न्यूज़ देख रहा था मैं, जहां पर अपनी क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए वर्ष 2025 में करीब 29,500 करोड़ रुपए ये जुटाने की स्थितियों के साथ एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहां पर करीब 25,000 करोड़ तो लोन बाजार से यानी कि ऋण के माध्यम से और 4500 करोड़ रुपए करीब नई इक्विटी के माध्यम से यानी कि QIP के माध्यम से जुटाने के उद्देश्य से आगे आएंगे। और ये चीज़ें जो हैं जनवरी से फरवरी तक करीब 4500 करोड़ रुपए जुटाने की स्थितियों के साथ एक न्यूज़ निकल कर आई थी। और वहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिली थी कि IREDA के तरफ से ये कहा गया था कि वो अपने पैसा इकट्ठा करके ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसकी जो ऑर्डर बुक के साथ साथ, जो लोन बुक के साथ साथ उसके पास कुछ पैसा भी हो, पूंजी धन भी हो। तो उसके लिए ये काफ़ी जहदोजहद करता जा रहा है। और वो उस वक्त ये भी कह रहा था कि वो अपनी जो होल्डिंग है उसको 10% कम करने की स्थितियों के साथ भी बातचीत कर रहा है, पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा। ये एक न्यूज़ निकल कर आई थी। पर 18 या 19 सितंबर को एक न्यूज़ और निकल कर आई थी, जहां पर इस बात की चीज़ें निकल कर आई थी कि जो 4500 करोड़ रुपए ये जुटाएंगे QIP के माध्यम से नई इक्विटी जारी करके, वहां पर सरकार की तरफ से मंजूरी मिलेगी, लेकिन 7% की। तो यहाँ पर अगर IREDA इस तरीके से पैसा जुटा रहा है, लोन ग्रोथ को बढ़ा रहा है और नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियों के लिए आगे की दृष्टि देख रहा है, तो वो अपने पास लोन के साथ साथ दूसरा एक उसके पास पूंजी भी हो, जिससे वो आगे और लोन देकर अपनी स्थिति को अच्छा कर सके। तो ये वो स्थितियाँ होती हैं जिस चीज़ को हमें समझना है। हमें प्राइज़ में नहीं खोना है। प्राइज़ में खोने वाले अलग चैनल हैं आपके, उसे आप देख सकते हो, पर हमें स्थितियाँ समझनी है। मैंने आपको क्या कहा कि जब लोन हम घर के लिए लेंगे, कार के लिए लेंगे, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। पर अगर नवकरणीय ऊर्जा के लिए किसी कंपनी को लोन चाहिए तो एकमात्र हरित ऊर्जा पे लोन देने वाली NBFC कंपनी जो है IREDA है। और वो उद्देश्य उसके हैं कि लक्ष्य जो भारत का है उसमें कुछ योगदान देना, उस चीज़ को भी आपको समझना है। और दूसरा, राजदूत जो है अमेरिका के, वो एक ऐसे वचन कह रहे हैं कि भैया उनके वचनों पर ध्यान दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आती हैं जिस चीज़ को हमें समझकर चलना पड़ेगा। कल भी मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, BCG के ऊपर वीडियो बनाई थी और टाटा स्टील की रणनीतियाँ समझाई थी। ये सारी चीज़ें न्यूज बेस्ड थी, न्यूज में आई है, और आज की चीज़ भी न्यूज के अंदर ही आई है। तो उस स्थितियों को भी समझें कि आपको न्यूज से अपडेट होना है। जब आप न्यूज़ से अपडेट होते जाएंगे, बहुत प्रतिक्रिया आपके मन में बनेगी। किसी के बारे में जानना और कोई उसके बारे में बता रहा हो, किसी के बारे में जानना, कोई उसके बारे में बता रहा हो, तो आपको उसकी खूबियाँ निगेटिव पता लग रही है। अब आपका निर्णय है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वो होती है नॉलेज, उस चीज़ को पकड़ना है। और एक व्यक्ति आपको टारगेट दे रहा है, टिप्स दे रहा है, वहाँ पर आपको दिमाग में कुछ नहीं घुसा, आपने टारगेट देख लिया, घुसा ही नहीं आपके कि ये कंपनी क्या काम करती, कहाँ काम करती है, तो आपने टारगेट देख लिया, भैया ये टारगेट तय कर लिया, बैठ गए। इस चीज़ से कभी भी भला नहीं होगा। क्योंकि पेटीएम को भी लोग कह रहे थे भैया बंद हो जाएगी कंपनी, पर उसकी वजूद क्या है, 1000 से ऊपर है। तो वाकई चीज़ों को समझना चाहिए। समय देने के बाद सब कुछ चीज़ें आसानी से बदलती आगे की तरफ जाती है। वोडाफोन आइडिया का 5G आने की रणनीतियाँ काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के अंदर जाग रही थी, और जब ये 5G अपना लॉन्च करेंगे तो मुझे ये लगता था कि धमाकेदार तरीके से करेंगे, बड़े तरीके से कंपनी इसके बारे में बताएगी। पर कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि वोडाफोन आइडिया का 5G आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर ये हो गया, वो हो गया। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है, एक आधी न्यूज़ भी आई है,
पर मैं इसके ऊपर तब ये चीज़ों को और अच्छा मानूंगा जब हमारे कुमार मंगलम जी या अलग तरीके से हमें पता लगे कि हाँ इन्होंने 5G, क्योंकि यहाँ पर लिखा जाए गुपचुप तरीके से अगर 5G लॉन्च कर दिया जाए तो वो क्या तरीका है, ये समझ में नहीं आया। इसलिए मुझे इसकी पुष्टि नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और फिर भी न्यूज़ में लिखा गया है कि कुछ सर्किलों में लॉन्च कर दिया गया है और शहर भी बताए हैं, पर मैं उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगा। मैं तो यहाँ से ये बता रहा हूँ कि हमें इसकी पुष्टि होने की स्थितियाँ देखनी चाहिए। अगर 5G लॉन्च कर दिया तो वो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि अगर 5G वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तो फिर वो धमाके तरीके से हमें समझ में आएगी ना। अभी और आने दो न्यूज़, और आने दो, देखते हैं आज और कल तक। अभी तक वीडियो बना रहा हूँ जब तक तो न्यूज़ और नहीं आई है, 1-2 चैनल पर आई है, मुझे भी पुष्टि सी नहीं हो रही है थोड़ी सी, इसलिए मैं उसके बारे में आपको खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ और देखनी चाहिए, आज भी वोडाफोन आइडिया का शेयर नीचे है। अगर वो 5G की तरीक़ों से आगे आ रहा है फिर भी उसका शेयर गिरा हुआ है, तो मकसद तो वोडाफोन आइडिया का भैया 5G का ही है, और पैसा जुटाना, आगे की रणनीति को अच्छा करना, इस प्रतिस्पर्धा की तरफ आगे बढ़ना। इसलिए शांत, पहले कंफर्म होने दो अच्छी तरीके से। सब जगह जब कंफर्म होता है तब उस चीज़ को हम समझ पाते हैं, तो वो एक रणनीति है। जितनी जल्दी ये चीज़ें हमें समझ में आएगी उतनी जल्दी हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखो सर, न्यूज़ आना और फिर न्यूज़ की पुष्टि होना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। मैं आपको क्या कहूँ, फिर हमें पुष्टि होने दो, हमें अच्छे अच्छे चैनल पर पता लगने दो पहले ये चीज़ें के बारे में। यही तो बाजार होता है, इस रणनीति को आपको समझना है। तो दिलचस्पी सबकी बढ़ जाएगी, भैया 5G आ रहा है, हमारे शहर में भी आ जाता, हम भी यूज कर लेते। तो अभी तो हमारे शहर में तो आया नहीं है, पर कुछ यूट्यूब में वीडियो बन रही है या कुछ बता रहे हैं कि भैया लॉन्च हो गया। भैया मैं इसकी अभी तक मुझे नहीं पता कि ये लॉन्च हुआ नहीं हुआ है, मैं फिर भी बना रहा हूँ ताकि हम सावधान रहें, समझें स्थितियों को कि भैया अगर आ गया तो हमारे सामने खुल के आ जाए फिर। तो वो ये स्थितियाँ, इसको हमें अवश्य ही जानना पड़ेगा। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बाज़ार है, यहाँ पल पल में पासे पलटते हैं। ये शुरुआत में मैं आपको बताकर चला हूँ। अगर यही स्थितियाँ हमारी रही कि हम हर एक चीज़ पर विश्वास करेंगे तो ये भी सही नहीं है। इसलिए हर एक स्थितियों को जानिए, हर एक चीज़ की मंशा जानिए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छा करने के लिए आगे की तरफ बढ़िए, तब जाकर हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। तो अभी वोडाफोन आइडिया को हम देते हैं विराम, और जब हमें पता लगेगा और अच्छा तरीके से रात को या कल को परसों को कि हाँ भैया 5G, फिर कुमार मंगलम जी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, उसकी चीज़ों को हम देखेंगे। और अगर दिया भी है तो वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि कल मैं हरिद्वार में था और उससे पहले मैं हरियाणा में था। तो अभी मैं खुद ही अपडेट नहीं हूँ कि भैया, मैंने खुद न्यूज़ नहीं देखी, जो न्यूज़ दिखी है मैंने उससे आपको बताया। तो अगर ये पक्की न्यूज़ है तो अभी हमें इसके ऊपर फिर से विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी पुष्टि बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते इस चीज़ की, तो इसलिए थोड़ा देखकर बाज़ार के अंदर आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, NBCC की अगर हम बात करें, ये शेयर भी और ये कंपनी भी आप सभी को पता ही है कि बहुत ही तेज़ी के साथ सबकी नज़रों में आ रही है, क्योंकि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट में काम होना, परियोजना के लिए परामर्श देने वाली कंपनी है ये। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए वर्क करती है, यानी EPC के लिए भी कंपनी वर्क करती है। तो 3 सेक्टर पे वर्क करती है, जहाँ पर ये जो परियोजना होती है उसका प्रबंध का परामर्श देती है ये कि भैया ये करना, वो करना, इस तरीके से। दूसरा, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए EPC के लिए भी वर्क करती है। तीसरा, रियल एस्टेट के लिए भी एक कंपनी वर्क करती है। और रियल एस्टेट से आपको देखने को भी मिला होगा कि भैया ये किसी के साथ मिलकर भी वर्क करना, जैसे कि अभी आपको देखने को मिला था MTNL के साथ, उनकी जो भूमि है उसके अंदर कुछ रियल एस्टेट की चीज़ें न्यूज़ निकल कर आई थी। तो कंपनी वाकई अच्छा वर्क करती है, जहाँ पर ये कंपनी ग्रोथ की स्थितियों के साथ आगे बढ़ने की चीज़ों के साथ दिख रही है, क्योंकि इसके पास जो इसका संकेतित यानी कंसोलिडेटेड, इसके पास जो ऑर्डर बुक है वो 80,400 करोड़ रुपए इसके पास कंसोलिडेटेड यानी कि संकेतित ऑर्डर बुक है। कितनी बड़ी ऑर्डर बुक है। और इसके अंदर NBCC का हिस्सा जो है करीब 70,400 करोड़ रुपए करीब है, यानी कि सारे चीज़ों के साथ तो इसका 84,400 करोड़ की ऑर्डर बुक है, चाहे ज्वाइंट वेंचर के साथ चाहे इकट्ठे चीज़ों के साथ हो। फिर उसके अंदर अगर हम देखें तो अकेले ही NBCC का करीब 70,400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। तो ये एक अलग रणनीति हमें दिखा रहा है।
कंपनी के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर इसने कहा कि अगले साल 2025 मार्च तक ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए की संकेतित ऑर्डर बुक कर लेंगे। यानी मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक करने की स्थितियों के साथ आ रही है कंपनी, जहां पर कंपनी पूरे भारत में कारोबार का विस्तार करने की योजना के साथ वर्क करेगी। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये कि 1 लाख करोड़ रुपए संकेतित जो इनका ऑर्डर बुक होगा उसको करने के लिए वर्क करेगी और पूरे भारत के अंदर अपनी कारोबार का विस्तार करने की योजना के साथ वर्क करेगी। तो भैया ऑटोमेटिकली इनके पास जब पूरे भारत के अंदर इस तरीके से ये वर्क पकड़ेगी तो ऑर्डर बुक तो अपना भी इनकी इतनी होने वाली स्थितियों के साथ है। एनबीसीसी रियल एस्टेट में अच्छा वर्क करती है, परामर्श के लिए भी अच्छा वर्क करती है और ईपीसी में भी अच्छी खासी एक कंपनी है, सरकारी एक अच्छी कंपनी है। और मोदी जी के जो उद्देश्य हैं देश के अंदर अच्छी ग्रोथ करना और सबका अपना अपना मकान वाली स्थितियां, मकान के ज़्यादा से ज़्यादा बनना, तो तब भी ये कंपनी जो है नज़रों में आई थी। और अब कंपनी 84,400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक रख के बैठी है अपने पास और उसके बाद 1 लाख करोड़ करना और पूरे भारत के अंदर कारोबार करना, तो कंपनी अपने विस्तार की योजना में बता रही है साफ तरीकों से। अगले मार्च तक ये भैया 1 लाख करोड़ की अपनी चीज़ें जो बता कर गई, यहाँ से एनबीसीसी की आगे की दृष्टि हमें चीज़ों के अनुसार दिख रही है। तो ये वो उद्देश्य हैं जिसको हमें समझकर चलना पड़ता है। तो भैया ट्रम्प ने कहा था कि वो अगले दिन राष्ट्रपति बनते ही कि वो नवकरणीय जो परियोजना उसको बंद करने की प्रतिज्ञा की चीज़ें थी, जिससे बाजार, देश के शेयर बाजार के अंदर नवकरणीय ऊर्जा वाले शेयरों के अंदर गिरावट। अब अमेरिका राजदूत कह रहे हैं कि भैया 30 साल के अंदर भारत एक क्रांतिकारी ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा नवकरणीय ऊर्जा के लिए और दोनों देश मिलकर एक वर्क करेंगे जहां पर ये अच्छी चीज़ों को अंजाम देंगे। तो ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। पेटीएम जहां पहले नेगेटिव की दृष्टि से और आज वो पॉजिटिव दृष्टि से 1,000 करोड़, तो ये क्या है, ये पासा पलटने वाली चीज़ें देश के अंदर है। आईपीओ नहीं मिला, नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ें होती रहेंगी। इससे दिल तोड़ने वाली स्थिति हमारे सामने आनी नहीं चाहिए। वोडाफोन आइडिया का 5G कुछ सर्किलों में लॉन्च होना, इस चीज़ की अभी पुष्टि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है और अगर मैं इसकी पुष्टि करूंगा तो मैं और ज़्यादा इसके ऊपर अध्ययन करूंगा ताकि हमें पता लगे कि क्या ये रणनीतियाँ आगे की दृष्टि से हमें सही लग रही है। तो उसके ऊपर भी अभी थोड़ा सा हमें विराम देना पड़ेगा। एनबीसीसी जो एक कंपनी है रियल एस्टेट पर अच्छा वर्क करती है और अपनी ऑर्डर बुक को 1 लाख करोड़ करने की स्थितियों के साथ जो हमें बता रही है, वो अपनी पूरे भारत के कारोबार का विस्तार की योजना बना रही है। एनबीसीसी के साथ साथ इरडा की तरफ अगर हम देखें तो वो क्या करती है, वो नवकरणीय ऊर्जा की परियोजना के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो एकमात्र हरित फाइनेंस वाली कंपनी है जो इरडा, उसकी उद्देश्य भी आपको समझकर चलना पड़ेगा और वो चीज़ें आ रही हैं नवकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझकर देखने को मिला ये मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है और जिनको भी आगे की दृष्टि छोटी छोटी वीडियो देखनी है न्यूज बेस, वो मेरे डीप सर्च 6 में आ सकता है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग चैनल भी देखना है, लेकिन वो ब्लॉग के साथ साथ अब मैं से न्यूमरोलॉजी का चैनल बना रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि डीप सर्च 6 में मैं न्यूज़ से अपडेट करा दूँ, देशों में क्या हो रहा है, छोटी छोटी 4-4, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो उससे अपडेट करा दूँ। ये तो हमारा साइकोलॉजी बेस चैनल रहेगा ही, वो हमारा न्यूज बेस रह जाएगा जिसमें सिर्फ न्यूज होंगी और अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और तीसरा जो ब्लॉग चैनल है उसके साथ ब्लॉग के साथ साथ हम न्यूमरोलॉजी की भी चीज़ें करेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कृपया आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया चैनल नहीं है, पुराना ही है, जिसमें मैं किधर जाता हूँ, क्या करता हूँ, वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी नॉलेज को इतना तेज कर लो कोई भी आपको ठग ना सके, कोई भी आपको कह ना सके ये खरीदो वो बेचो। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।